हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों का जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था फैराडेज लॉ पे, विद्युत अपघटन पे, है ना। आज जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा अपन लोग, वो जो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है, चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, तो बेसिकली चालक वर्ड क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो बेटा देखो, चालक जो धारा का प्रवाह करता हो, ठीक है। अब धारा का प्रवाह यहां पे जब हम लोग बात करते हैं तो विद्युत अपघटन के केस में, ठीक है, एक विद्युत अपघट्य लेते हैं, ठीक है। और जहां तक हम लोग धात्विक चालक की बात करते हैं तो एक मेटालिक वायर रहता है, ठीक है, धात्विक तार रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो मेटालिक वायर है, ठीक है, धात्विक तार है, और इसमें क्या है, आपका विद्युत अपघटनी चालक है। इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड प्लेट्स रहती हैं और इनके बीच में जो है एक विद्युत अपघट्य भरा होता है, और जो है ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कैटायन और एनायन, ठीक है, ये कैथोड होता है, एनोड, ये सब कहानी हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। देखो सब लोग अपनी अपनी मॉड्यूल खोलो बेटा, पेज नंबर 1.21, ठीक है। पेज नंबर 1.21 पे जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थ्योरेटिकल बातें हैं सारी, ठीक है, जहां पे मेरे को लगेगा वहां मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, चालक जो है दो तरीके के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक दूसरा कौन सा है, विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कैटायन और एनायन आवेश वाहक होते हैं, ठीक है। समझ बात को। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि भाई इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अपन लोगों को पता है कॉपर का या सिल्वर का, ठीक है, ये कोई तार है तो उसमें करंट कौन ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लोगे ना, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इस केस में क्या होगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, कैथोड एनोड पे जो है द्रव्यमान जो आएगा ही आएगा, जो भी तत्व उसके जमा हो रहे हैं, ठीक है, जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। प्रतिरोध जो है निश्चित धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो है प्रतिरोध जो है ना, थर्ड, ठीक है, प्रतिरोध R जो है वो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के साथ, ठीक है। मतलब यहां पे जो है मेटालिक वायर रहेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं बेटा, ठीक है, ये क्या है, मेटल के जो कर्नल हैं, ठीक है, ये कर्नल है मेटल के, ठीक है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वायतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अलावा जो भी परमाणु बचता है, धात्विक परमाणु, उसको कर्नल बुलाते हैं हम लोग। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये इन कर्नल्स के साथ टक्कर की वजह से इसमें प्रतिरोध आता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है भाई, जो प्रतिरोध आ रहा है वो आयनों के आपस का, आयनों का आकर्षण, आपसी आकर्षण, ठीक है, या अंतरक्रिया, साथ में क्या है, आयनों का जो है जो विलायक है उसके अणुओं के साथ जो टक्कर है उसके साथ, उसके कारण प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें टेम्परेचर, अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है,
अगर इसका तापमान बढ़ाओगे तो इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो बढ़ता है, ठीक है। जबकि इस केस में तापमान जो है बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। देखो दोनों स्थितियों में क्या है, अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कर्नल के जो है वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, और कर्नल के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की इनके साथ टक्कर होगी, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि आयंस की जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, कम प्रतिरोध साधारणतः अच्छा चालक होते हैं ये मेटेलिक कंडक्टर, ओके। जबकि इस केस में बेटा उतने अच्छे चालक नहीं होते हैं धात्विक जितने, है ना, और ये इनका उच्च प्रतिरोध होता है। अब हम बात करते हैं चालकत्व और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ये बात समझ आ गई है अपन लोगों को, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि भाई जो चालकत्व है या प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, चालकत्व या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, समझ आ रही बात। सो चालकत्व या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसको G से लिखते हैं या R से लिखते हैं प्रतिरोध को, ठीक है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं हम ये समझते हैं। प्रतिरोध होता किस वजह से है, ठीक है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो वायर है, तार है, उसकी लंबाई कितनी है अपॉन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, समझा बात को। तो ये तो बेटा प्रतिरोध हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा रो, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो। L क्या है तुम्हारा, तार की लंबाई, ठीक है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, समझो बात को। अब देखो इसमें ये समझ आ गया। यहां पे देखो बेटा, जो तार की लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो a है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध होता है कि अगर हम लोगों ने तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर ले ली और एरिया कितना ले लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जो है रो क्या आएगा बेटा, रो R के बराबर होगा, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होगा जो तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस आएगा, इस केस में प्रतिरोध किस वजह से होगा, इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, L बाई ए के, ठीक है। L क्या है तुम्हारा, ये जो है दोनों प्लेट के बीच की दूरी कहलाएगी, ठीक है,
जो प्लेट्स हैं उनके बीच की दूरी आपकी लेंथ L कहलाएगी, ठीक है। और इनके जो प्लेट के बीच की दूरी है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, वो कितना क्षेत्रफल क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में पूरा पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड्स बहुत बड़े हैं ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो भी एरिया है उसके ऊपर निर्भर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्युत चालकत्व होगा वो किस वजह से होगा, आयनों की वजह से। यहाँ पे किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले सेम लगेंगे। तो R इज इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए, रो इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो अगर सपोज हम बात करें विद्युत अपघट्य का, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोडों के बीच जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तथा एरिया कितना हो बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे अगर पूरा आयतन देखें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इसका, लेंथ इंटू एरिया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। सो उसको बोलेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य, ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन की एक सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन की जो है या विलयन का प्रतिरोध जो होगा वो कहलाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये बात समझ आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस डिफाइन किया जाता है। अपन लोग कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, 1/r से। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं चालकत्व की, तो चालकत्व कैसे डिफाइन होगा, चालकत्व G, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा, G कहलाएगा 1/r। ठीक है, समझो बात को, मतलब यहां पे क्या आएगा 1/ρ इंटू L/A। ठीक है, और 1/ρ को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे K। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लोग K को चालकता, ठीक है, या विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, अच्छा, तो यहां से G इजिकल टू क्या आएगा भाई, K इंटू A/L। ठीक है, तो विशिष्ट चालकत्व क्या कहलाएगा भाई, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा G इंटू L/A। ठीक है, अब देखो R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है, जैसे इकाई की बात करें तो R की यूनिट तो होती है ओम। ठीक है, रो की यूनिट क्या होगी भाई, रो की यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर, क्योंकि R इजिकल टू रो L/A, तो यहां से रो आएगा आपका R इंटू A/L। ओके, मतलब ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, मतलब ओम सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका आ गया क्या,
आर रो की यूनिट है ना, ओम सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जी की यूनिट क्या होगी, चालकत्व की यूनिट ओम इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मो, और इसी को बोलते हैं साइमन एस। ठीक है, और यहां पे अपन लोग बात करेंगे 1/g। ठीक है, 1/g मतलब सॉरी के की यूनिट क्या होगी भाई, के की यूनिट आ रही है आपकी ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, सो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपकी यूनिट हो गई, या इसी को बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और मो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट आप याद रखना कि जो आपको डेटा दे रखा है उसमें जो है इकाई क्या है। तो ये जैसे मेटेलिक वायर, मतलब अपन लोग ये जो चालकत्व की बात कर रहे हैं बेटा, ये विद्युत अपघटनी चालकत्व की ही बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग जो चालकत्व है जी से डिफाइन कर रहे हैं। चालकत्व क्या होगा, प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है, सो यहाँ से अपन लोगों का आ गया K = G × L/A। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है अपन लोगों को कि K को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये तो G है चालकत्व। ठीक है, अगर हम बात करें L 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने डिफाइन किया था, वैसे ही क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, विद्युत अपघट्टिका 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्टिका चालकत्व। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्टिका जो चालकत्व होगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका K। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व ठीक है, विशिष्ट चालकत्व क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन का, ठीक है, आयनों की वजह से चालकत्व। ठीक है, समझो बात को बेटा। तो K = क्या आ गया आपका G × L/A। L/A तो फिक्स रहने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी तो बदलने वाली है नहीं है, ना ही उनके बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो बदलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे K = जो होगा G × इसको बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, ठीक है, या सेल नियतांक। ठीक है, क्योंकि ये भी नियत रहने वाला है और ये भी नियत रहने वाला है। ठीक है, तो अपन लोगों का K निकल आया क्या, विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघटनी विलयन की, जो अपन लोगों ने चालकता निकाली। ठीक है, अब देखो बेटा जो विद्युत अपघटनी चालकत्व होगा वो इस बात पे भी निर्भर करेगा, ठीक है, कि विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है, आयनों की सांद्रता क्या है इस बात पे भी निर्भर करेगा। क्लियर। तो अपन लोगों को यहाँ पे चालकत्व को थोड़ा सा दूसरे पैरामीटर्स पे भी समझना पड़ेगा कि सांद्रता के साथ उसका क्या संबंध होगा। तो हम लोगों को एक अलग प्रकार का चालकत्व डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो फिलहाल पहले अपन लोग आगे बढ़ें इससे पहले हम ये समझ लेते हैं चालकत्व और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला है विलेय और विलेय के अंतरक्रिया। मतलब यहाँ पे जितना अधिक आकर्षण बल होगा आयनों के बीच में, ठीक है, उनकी जो है कौन से, ये तो अभी अपन लोगों ने ये समझा कि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो कैटायन और एनायन के बीच का जो आकर्षण बल होगा बेटा,
ठीक है, उस पर निर्भर करेगा आपका ये जो बल है। ठीक है, तो आयनों के बीच की अंतर क्रिया पहला कारक। ठीक है, ओके, धनायन ऋणायन के बीच की अंतर क्रिया, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, अंतर आणविक बल, अंतर आयनिक बल। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, और बल किस बात पर निर्भर करेगा बेटा, अपन लोग जानते हैं फिजिकल टू के या 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा आवेश होगा दोनों के ऊपर, धनायन और ऋणायन के ऊपर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये बल होगा। ठीक है, विलेय विलायक की अंतर क्रिया। ठीक है, तो विलेय और विलायक के बीच की अंतर क्रिया। ठीक है, जैसे धनायन है, ठीक है, या ऋणायन है, उसमें क्या है, ठीक है, विलेय और विलायक जो है ना, ठीक है, अगर अपन लोग देखें तो इनके बीच का जो आयनों के बीच का आकर्षण होगा, ठीक है, या जल योजन होगा, तो जल योजन की वजह से आयनों का आकार और उनकी जो गतिशीलता होगी वो बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और ये इनका विद्युत अपघट्य लिया अपन लोगों ने, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। तो क्लोराइड आयन तो सब में सेम है बेटा, लेकिन अगर हम कैटायन की बात करें तो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। जलीय माध्यम जब हम लोग लेंगे तो जलीय माध्यम में क्या होगा, सबसे ज्यादा जल योजन लिथियम प्लस का होगा, क्योंकि जो जल योजन होगा या विलायकन होगा, ठीक है, हाइड्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कैटायन या एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे कि जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग 1 साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ही जल योजन आसान होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि चार्ज की इंटेंसिटी जो है, तीव्रता ज्यादा रहेगी जितना छोटा चार्ज होगा, और जितना ज्यादा होगा, ठीक है, और साइज जितना बड़ा होगा चार्ज की इंटेंसिटी या तीव्रता कम हो जाएगी, तो आकर्षण भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। तो अगर हम देखें इसमें ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, लिथियम सबसे छोटा है, मतलब सभी पे +1 चार्ज ही है, लेकिन सबसे छोटा है लिथियम, तो यहाँ पे लिथियम प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, साइज अगर हम बात करें तो जल योजन के बाद इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, जबकि यूजुअली सीजियम एटम सबसे बड़ा होता है। तो जिसका साइज बड़ा हो जाएगा बेटा, उसकी गतिशीलता क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, लिथियम प्लस का। ठीक है, लिथियम प्लस का प्रतिरोध मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें चालकत्व तो किसका ज्यादा होगा, या चालकता किसकी ज्यादा होगी, तो चालकत्व तो बेटा सीजियम क्लोराइड का या सीजियम आयन का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर लिखना हो चालकत्व का, तो जलीय विलयन जो होगा विद्युत अपघट्य का, ठीक है,
वो इस ऑर्डर में आएगा चालकत्व। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट, विलायक विलायक की अंतरक्रिया। ठीक है, तो श्यानता जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जो विलायक है उसकी श्यानता कितनी ज्यादा है। ठीक है, समझा बात को। तो आयनों के मूव करने के लिए जो स्थान होगा वो नहीं मिल पाएगा जब श्यानता ज्यादा होगी। ठीक है, तो बाकी ये तो पढ़ ही लिया बेटा। फिर उसके बाद है तापमान। तापमान क्या होगा, तापमान मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तापमान जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, चालकत्व बढ़ेगा। ठीक है, जी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, और आर घट जाएगा। ओके, के बढ़ेगा, है ना। अच्छा जी, बाकी विद्युत अपघट्य की प्रकृति, नेचर, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है मतलब जिसका जो अपघटन ही नहीं होता है 100%, आयनीकरण ही नहीं होता है, आयंस में टूटता ही नहीं है, तो उसका ऑब्वियस है बेटा वहाँ पे जो उसकी चालकत्व होगी वो कम होगी और प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसी तरीके से विद्युत अपघट्य की जो अगर वो प्रबल प्रकृति का होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका प्रतिरोध निम्न होगा। ठीक है, अब देखो उसमें ये समझ में आ गया, चालकत्व और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये समझ में आ गया, चालकता क्या होती है ना। अपन लोग बात करते हैं कि भाई जो मोलर चालकता है वो क्या है। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को कि भाई जो चालकता है, ठीक है, वो आयनों की वजह से जो चालकत्व आ रहा है, ठीक है, प्रति मोल प्रति ml, ठीक है, 1 मिलीलीटर विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकत्व है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चालकता बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चालकत्व को हम लोगों को ये निर्धारित करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि विद्युत अपघटनी विलयन जो होगा उसमें सांद्रता क्या दे रखी है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, मोलर चालकत्व ठीक है, मोलर चालकत्व या मोलर चालकता। ठीक है, देखो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं अपन लोग। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं बेटा, लैम्डा एम से। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, मोलर चालकता मतलब होता है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता। ठीक है, सो 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता। ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, इसको बोल रहे हैं हम लोग मोलर चालकता। ठीक है, ओके, मतलब जो है 1 मोल जो कि V मान के चलो यहाँ पे विद्युत अपघटनी विलयन की का आयतन कितना है बेटा, जिसमें 1 मोल है विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन मान के चलो VmL है। ठीक है, जिसमें 1 मोल अपघट्य उपस्थित है।
ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लैम्डा एम को कैसे डिफाइन करोगे भाई, लैम्डा एम होगा बेटा जो चालकता है वो 1 ml की, और अगर आयतन कितना है बेटा VmL, जिसमें 1 मोल मौजूद है, ठीक है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सांद्रता है, मान के चलो C मोल पर लीटर है, ठीक है, C मोलर है, ठीक है, तो विलयन की सांद्रता से कैसे संबंध निकालेंगे इसका, विलयन की सांद्रता अगर C है बेटा मोल प्रति लीटर या C मोलर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, C को कैसे डिफाइन करेंगे अपन लोग कि एक C मोल 1 लीटर में मौजूद है। ठीक है, तो C किसके बराबर होगा भाई, अपने पास जो है 1 मोल मौजूद है, ठीक है, कितने में भाई, VmL में, कितने में है, VmL में। ठीक है, तो V को अपन लोग 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, क्लियर। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो V इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1000 अपॉन C क्या है यहाँ पे, मोलर T, तो लैम्डा M जो आ गया वो क्या आ गया, 1000 इंटू K अपॉन M, ठीक है, या इसी को बोलेंगे C। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या है, एक अपन लोग टर्म निकालते हैं तुल्यांक की चालकता, ठीक है, तुल्यांक की चालकता, ठीक है, तो तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, ये किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता होती है। ठीक है, समझ रहे बात को, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे क्या है, 1 तुल्यांक है। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, विद्युत अपघट्य की 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता को हम लोग बोलेंगे क्या, तुल्यांक की चालकता। ठीक है, शर्त यह है कि विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन क्या है बेटा, VmL है। तो विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी विलयन का आयतन, ठीक है, VmL है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित है। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट होगा बेटा K इंटू वॉट, V। K क्या है तुम्हारा, K जो है बेटा अपन को पता है कि भाई जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व है या चालकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्क ये है कि जो है VmL विलयन की चालकत्व कितनी होगी, K इंटू वी, है ना। अब उस VmL में कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर नॉर्मलिटी के साथ उसको कंपैरिजन करूं बेटा, मान के चलो नॉर्मलिटी n है इसकी, ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी है, n है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में है, V बाई 1000 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, V की जगह बेटा 1000 इंटू K अपॉन नॉर्मलिटी। ओके,
तो 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मलिटी, और ये क्या है 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी। समझा बात को? क्लियर? सो ये आपकी हो गई तुल्यांक की चालकता, है ना। नाउ चलो बढ़ते हैं आगे, बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो इस पे पहले। देखो ये जो है अपन लोग उदाहरण 35 देखो, इसमें 35 नंबर का जो उदाहरण दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, आपको दे रखा है 0.8 मोलर KCl का जो विलयन है, ठीक है, कि जो चालकता है वो कितनी है। चालकता जो है आपको दे रखी है, के जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 2.5 इंटू, ओके, 10⁻, उसको करेक्ट कर लो बेटा, प्रतिरोधकता दे रखी है वो रो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है, प्रतिरोधकता जो है ओम सेंटीमीटर, यूनिट देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि विलयन की चालकता नहीं है वो, ओम सेंटीमीटर क्या होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लो डेटा को। ये आपको 0.8 मोलर KCl विलयन की जो है चालकता दे रखी है, ठीक है, सॉरी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो है इसमें अपन क्या कर रहे हैं ये देखते हैं कि K जो है ना, K इज इक्वल टू कितना आएगा, अपन लोगों को निकालना क्या है, लेमडा m निकालना है। तो लेमडा m का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू K बाई मोलरिटी, मोलरिटी आपको दे ही रखी है। K निकालना है, तो K कैसे निकालेंगे भाई, K इज इक्वल टू होता है, जो K होता है बेटा वो 1/रो के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/रो कितना आएगा आपका 10⁻³ ऊपर आ जाएगा और 1/2.5, ठीक है, ये K का मान आ जाएगा। अब यहां से कितना आया बेटा, ये आया 2.5, इसको 4 बार जाएगा 400, K की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो 1000 इंटू 400 अपॉन 0.8, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, इसको करेक्ट कर लेना बस डेटा को, प्रतिरोधकता आपको दे रखी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इसमें करेक्शन है, ओके, सो उसको करेक्ट कर लो आप लोग, ओके। सो यहाँ पे कितना है बेटा 5 इंटू 10⁵, ओके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, समझो बात को। चलो अब हम बात करते हैं सांद्रता के साथ जो परिवर्तन है, ठीक है, चालकत्व और जो मोलर चालकता है उसमें सांद्रता के साथ परिवर्तन किस तरीके से होता है। देखो मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन, ठीक है, मोलर चालकता मतलब सभी टाइप का चालकत्व ले लो, चालकत्व G, ठीक है, चालकता K, ठीक है, और कौन सा बेटा मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा m का सांद्रता के साथ
ठीक है, परिवर्तन। ओके, ये देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है बेटा, देखो अगर हम देखें, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आ भी चुका है हर एक एग्जाम में, ठीक है, और अलग अलग तरीके से पूछ ही लिया जाता है। तो डाइल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या बढ़ा रहे हैं इसमें, तो विलयन की जो तनुकरण है या तनुता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या बेटा, सांद्रता को आप घटा भी रहे हो साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्यों में, अपघट्य दोनों में सांद्रता घटने पर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो सांद्रता घटाने पे मतलब आपने क्या करा, समझना ध्यान से, ठीक है। डाइल्यूशन जब आप बढ़ाओगे तो G क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, K डिक्रीज होगा, और लैम्डा M और लैम्डा इक्विवेलेंट जो है आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल से रट्टा मारना है आपको, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो आप लोग कि भाई जब पानी उसमें ऐड कराएंगे, ठीक है, वाटर डालेंगे, ओके, तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी, और जब सांद्रता घटेगी तो चालकता या चालकत्व तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों बताओ, क्योंकि आयनों की जो मोबिलिटी है, ठीक है, आयनों की जो गति है वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि आयन दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, चालकत्व तो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें K क्या है बेटा, 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य का चालकत्व, ठीक है, समझो बात को। तो 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या घट जाएगी ना भाई, ठीक है। तो जब आयनों की संख्या घटेगी, भाई इसमें वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं है, तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। इस केस में क्या है भाई, प्रति ml की बात हो रही है, तो 1 मिलीलीटर के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे चालकत्व तो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चालकत्व तो क्या होगा, चालकत्व तो बढ़ेगा, लेकिन चालकत्व प्रति मिलीलीटर घट जाएगा। वजह क्या बेटा, क्योंकि आयनों की संख्या 1 ml में कम हो जाएगी। जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, वॉल्यूम आपने ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, 1 ml जो पानी की एक बूंद होगी या विद्युत अपघट्य की, उसमें आयनों की संख्या घट जाएगी, इस वजह से K क्या होगा, घटेगा। और ये क्या है बेटा, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 मोल विद्युत अपघट्य की या 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य की जो है चालकता है, उसका आयतन कुछ भी हो, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे फिर से वही बात कि यहाँ पे सांद्रता भले ही या डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का चालकत्व ही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि जो सांद्रता है उसके ऊपर किस तरीके से चीजें निर्भर करेंगी। तो एक तो आता है बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य के साथ, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा क्या आता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं अपन लोग जानते हैं, ओके, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, 100% क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl, Ka, NO3, Na2SO4, है ना, ये सब अपन लोग जानते हैं, ओके। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये सभी क्या होंगे, जैसे NaOH, KOH, है ना, प्रबल अम्ल HI, HClO4, है ना, ये सारे आपके प्रबल अम्ल होंगे, है ना। तो ये सभी क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, जो कि 100% आयनीकृत होते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन में। तो इसलिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो भी आयन उत्पन्न होंगे उनको उत्पन्न करने के लिए कोई अलग से ऊर्जा नहीं देनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें जो विद्युत अपघट्य लैम्डा हम लोग m देखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। इसको डिबाई हकल ओसेंजर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, कि भाई सांद्रता के साथ जब हम लोग लैम्डा सी का या लैम्डा m का ग्राफ देखते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ c के साथ,
ठीक है। तो जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाएगी ये स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, ठीक है, सरल रेखा में बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक बहुत ज्यादा मंदन हो जाएगा, बहुत ज्यादा तनुकरण हो जाएगा। तो उस स्थिति में पानी की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई तो आयंस की जो मोबिलिटी हो गई वो फ्री हो गई, एक दूसरे से निर्भर ही नहीं कर रहे हैं अब। क्लियर। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगी बेटा, एक निश्चित वैल्यू तक ये बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद तनुकरण करने पे और ज्यादा चालकत्व तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे जो है ये चालकत्व तो बढ़ना बंद कर देता है, मतलब तनुकरण की वह मात्रा जिस पे चालकत्व तो बढ़ना बंद कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा नॉट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लैम्डा जो m आएगा वो आएगा लैम्डा नॉट m माइनस a रूट सी। सी क्या है बेटा, आपकी मोलर सांद्रता, ठीक है। अच्छा जी, बढ़े आगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर हम बात करें, ये जो ग्राफ आया वो किसके लिए आया बेटा, प्रबल के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो ग्राफ आएगा, अच्छा यहाँ पे A जो है बेटा एक कांस्टेंट है जो कि वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, मतलब NaCl और KBr की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे जो है सॉल्ट हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इनकी भी क्या रहेगी, एक जैसी वैल्यू रहेगी। और ये लैम्डा नॉट सी या लैम्डा नॉट एम क्या कहला रहा है आपका, अनंत तनुकरण पर, ठीक है, जो विलयन की जो चालकता है वो उसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम देखेंगे कि तनुकरण करने पे चालकत्व तो क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। चालकत्व तो क्या होता है, बढ़ता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो यहां पे क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट सी या लैम्डा नॉट सी हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, मतलब अनंत तनुकरण की स्थिति में हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि भाई जो है लैम्डा नॉट सी दुर्बल विद्युत अपघट्य का नहीं निकाल सकते। ये ग्राफ में बात करूं तो ये एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम लोगों ने प्लॉट करा है, समझो बात को। क्योंकि पहले तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का जब हम लोग तनुकरण करते हैं तो उसमें क्या है, आयनीकरण बढ़ता है, ठीक है ना, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन इसमें हम लोग पता नहीं कर सकते, धीमे धीमे वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, समझे। ये एक्सपोनेंशियल कुछ तरीके से जाता है, ओके। और अनंत डाइल्यूशन की स्थिति इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, समझो बात को। जबकि इसमें अनंत डाइल्यूशन की कंडीशन को हम लोग प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो अनंत मंदन की स्थिति आ रही है या अनंत तनुकरण की जो स्थिति आ रही है, ठीक है, वो कैसे पता करी जाए, उसके लिए क्या है बेटा, अपन लोग पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कोलरॉस का सिद्धांत, ठीक है। तो देखो इसमें कोलरॉस सिद्धांत क्या कहता है ये समझते हैं। देखो कोलरॉस का नियम क्या है, अनंत तनुता की स्थिति में हम बात करते हैं। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो अनंत तनुता निकाल सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो है इतना ज्यादा तनुकरण करना पड़ेगा कि वहां पे आयंस की सांद्रता ही इतनी कम बचेगी, कंडक्शन बहुत कम आएगा। तो प्रैक्टिकली जो इंस्ट्रूमेंट हैं उससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कितना धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो कोलरॉस का नियम क्या बोलता है बेटा, ये अनंत तनुता के लिए बात करता है।
ठीक है। अच्छा पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था बेटा, 1000 इंटू के अपॉन मोलरता, ठीक है। और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या निकाला था, 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मलता, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या होता है, एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉट, जो है ये मोलरता आएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे ये चीज क्या होगी बेटा, लैम्डा इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये आएगा लैम्डा सी या लैम्डा एम बाई एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये रिलेशन भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अपन लोग बात करें कार्लाउस के नियम के लिए, ठीक है, तो कार्लाउस का नियम ये बोलता है बेटा कि अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, उसमें विद्युत अपघट्य क्या है, उससे कोई निर्भरता नहीं रहती, प्रत्येक आयन की जो अनंत तनुता की परिस्थितियों में, ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी है या तुल्यांकी चालकत्व है, ठीक है, प्रत्येक आयन का तुल्यांकी चालकत्व, ठीक है, क्या होता है, नियत हो जाता है, ठीक है। तापमान की परिस्थितियों में जो भी तापमान की परिस्थितियां दे रखी होंगी, ठीक है, दिए गए ताप पर ये भी लिख लेना, तुल्यांकी चालकत्व का मान, ठीक है, नियत रह जाता है, ओके। उसका फिर दूसरे आयनों की वजह से किसके साथ वो मौजूद है इस पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मतलब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए बी जो आएगा बेटा वो लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस। समझो बात को। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा कि अगर जनरल सॉल्ट भी लिया हमने कोई ए एक्स बी वाई, ठीक है, तो तुल्यांकी चालकत्व के समेशन के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे मोलर चालकत्व की जब हम बात करेंगे, कोई भी विद्युत अपघट्य है, ठीक है, चलो ए बी ही लिख देते हैं, ओके। और मोलर चालकत्व के लिए अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा नॉट ऑफ एम ए बी जो आएगा, ठीक है, वो न्यू प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ कैटाइन प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट एम ऑफ एनाइन। समझा बात को, ये आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अपन लोग बात करें यहाँ पे कि लैम्डा नॉट ऑफ कैटाइन जो होगा, जैसा कि अपन लोगों ने ये रिलेशन लिखा, ठीक है, तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ कैटाइन क्या होगा बेटा, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ कैटाइन, ठीक है, जो होगा वो होगा बेटा लैम्डा नॉट एम ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कैटाइन। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, या लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन कितना रहेगा, ये रहेगा बेटा लैम्डा नॉट एम ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है एल्यूमिनियम की 3, ठीक है। इसी तरीके से लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट आयन क्या रहेगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट क्या रहेगा, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये रहेगा आपका लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। सो लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 कितना होगा, ये होगा बेटा लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 बाई 3 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन बाई 2,
ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। सो देखो वही चीज आ गई, लैम्डा नॉट ऑफ Al2x SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा ये क्या है आपका, ये है बेटा लैम्डा नॉट ऑफ एम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये तुल्यांकी चालकत्व है, ठीक है। अब देखो ये क्लियर है, ओके। तो बेटा यहाँ पे जैसे सपोज अपन लोग लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ AX BY लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ AY प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ BX माइनस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लैम्डा नॉट M ऑफ AX BY लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा नॉट C ऑफ AY प्लस लैम्डा नॉट C ऑफ BX माइनस, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा X होगा और ये क्या होगा तुम्हारा Y होगा, समझो बात को। तो ये क्लियर हो गया, ओके। ये इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखा जाएगा तुल्यांकी चालकत्व के तुल्यांकी चालकता के रूप में, और ये ओके मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आपको अगर डेटा दे रखा हो बेटा तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे इसमें आपको ये दे रखा है कि लैम्डा नॉट ऑफ NaCl क्या होगा बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl होगा लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अब जैसे मेरे को लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम नाइट्रेट निकालना है, BaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट क्या होगा बेटा, ये मोलर चालकत्व तो निकाल रहा हूं मैं, लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये क्या होगा, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम 2 प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है, समझ बात को। अब यहां पे ठीक है, मुझे मोलर कंडक्टेंस लिखनी होती लैम्डा नॉट M, ठीक है। तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, लैम्डा नॉट M ऑफ बेरियम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ MnO3 माइनस, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये आपका कार्लहाउस का नियम हो जाता, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि कार्लहाउस नियम का हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं बेटा, तो ये देखो इसमें कार्लहाउस नियम का एप्लीकेशन, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है हम लोगों को, ठीक है। जैसे अपन लोग बात करें बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए हम लोगों को लैम्डा नॉट C निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट C फॉर एसिटिक एसिड अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन, ओके, समझ आ रही बात। सो लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन इस तरीके से लिखूंगा, ये समझ में आ गया। लेकिन अपन को पता है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी है
तुल्यांकी जो चालकता है वो अपन लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपन लोगों को ये तो पता है कि ये फॉर्मूला तो राइट होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि अनंत जो है तनुता पर जो है प्रत्येक आयन का अपना खुद का जो है तुल्यांकी चालकता नियत होता है या मोलर चालकता नियत होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि अपन लोगों को लैम्डा नॉट सी प्रबल विद्युत अपघट्यों का दे रखा होगा, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्यों का हम माप सकते हैं बेटा, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों का ये लैम्डा नॉट सी आपको दे रखा होगा। तो लैम्डा नॉट ऑफ मान के चलो यहाँ पे आपको NaCl का दे रखा है बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ लेट इट बी x, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है ये y, और लैम्डा नॉट ऑफ जो है HCl दे रखा है आपको Z, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा इसमें, आप यहाँ पे एक काम तो कर ही सकते हो कि लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन जो है अपन लोगों को कहाँ से मिलेगा, सोडियम एसीटेट से जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य बेटा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl कहाँ से मिलेगा, HCl से मतलब लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस कहाँ से मिलेगा, HCl से। लेकिन अपन लोगों को क्या नहीं चाहिए बेटा, Na प्लस नहीं चाहिए और यहाँ से Cl माइनस नहीं चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं लैम्डा नॉट ऑफ NaCl निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट कितना है अपने पास y, और लैम्डा नॉट ऑफ HCl कितना है Z माइनस एक्स, ठीक है। तो y प्लस Z माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या कर रहे हैं, जो है लैम्डा नॉट सी निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। समझो बात को। अब यहाँ पे देखो ये तो क्लियर हो गया ना। अब जब अपन लोगों को लैम्डा नॉट सी निकल आएगा, ठीक है, तो अपन लोग एक काम करते हैं यहाँ पे वियोजन गुणांक अल्फा भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा को डिफाइन करते हैं बेटा कि जो मोलर चालकता है, ठीक है, सी सांद्रता पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, ठीक है, अपॉन वॉट, लैम्डा नॉट m, ठीक है। मतलब जो भी सांद्रता आपको दे रखी है उस सांद्रता पर जो है चालकत्व क्या है, ठीक है, मोलर चालकत्व क्या है, लैम्डा नॉट m, और ये क्या है बेटा, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व क्या है, लैम्डा नॉट m, ठीक है। इसका रेशियो कहलाएगा आपका अल्फा, ये आपका हो गया वियोजन गुणांक, ठीक है। अब देखो ये तो बात समझ में आ गई बेटा। अगर अल्फा निकल आया तो अपन लोगों को पता है कि एसिटिक एसिड के लिए हम लोग K भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Kb का कैलकुलेशन जो उनका K और Kb वैल्यू होती है वो इस तरीके से ही निकाली जाती है बेटा, ठीक है। कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिनके भी Kb आए हैं वो साम्य से नहीं आए, ये विद्युत रसायन से आए, ठीक है, कि उनके विद्युत अपघट्य को हम लोगों ने, क्योंकि हम धारा का प्रवाह तो माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो बेटा इधर पे क्या होगा, K डिफाइन होगा, सपोज करो C कॉन्सेंट्रेशन है C0, तो C0 माइनस C0 अल्फा, ये सब कहानी जानते ही अपन लोग, C0 अल्फा, तो K का मान कितना होगा बेटा, K जो होगा साम्य पर एसीटेट आयन की सांद्रता प्लस H प्लस आयन की सांद्रता इंटू, ठीक है, अपॉन एसिटिक एसिड की सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, C0 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C0 अल्फा अपॉन C0 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से C0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे C0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, K का मान निकल आएगा बेटा, अल्फा यहाँ से निकल आएगा ऊपर से, ठीक है। समझो बात को, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग और फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से K आ जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का K 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आता है बेटा, ठीक है। K जो एसिटिक एसिड का आता है वो यहीं से निकाला जाता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया बेटा कोलरॉस लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से
आज मैं क्लास में इतना ही ओवर करता हूँ बेटा। तो ये विद्युत अपघटनी सेल की जो चालकता या चालकत्व वाला पार्ट है ये भी अपना फिनिश हो गया। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो इसके, ठीक है। अगले क्लास में थोड़ा बहुत रह जाएगा बैटरी वगैरह का, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये रहेगी कि अपन लोग ये चैप्टर फिनिश करें और प्रश्न रसायन स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।